पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसने 1 लाख इंडेक्स का जो वो होता है लिमिट उसको क्रॉस कर दिया है। 17 महीने में ये 150% इंक्रीज हुआ है। अगर आपने 1 लाख रुपया 17 महीने पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो वो इस वक्त 2.5 लाख बन गया। जनवरी 2023 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि इसकी वैल्यू आप कह लें स्टॉक मार्केट की, वो 27 अरब डॉलर थी, जो बढ़ के 45 अरब डॉलर हो गई है। जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जब इनके साथ कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, इन्वेस्टर्स बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। एफबीआर ने माशाल्लाह फिर से अपना टारगेट जो है वो मिस किया है। 5 महीने इसके जो है इसका टारगेट था 4.64 ट्रिलियन का था, एफबीआर ने कलेक्ट किया 4.28 ट्रिलियन, तो 356 बिलियन की शॉर्टफॉल है इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 32.5 अरब रुपए का पैकेज एफबीआर के लिए मंजूर किया है। क्या ऐसा आप मुमकिन हो सकता है कि इस इतने अहम कौमी इशू को पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर इसके ऊपर फोकस किया जाए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के फिर हम ये बातें कर सकते हैं। रजा जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हफ्तावार और ताज़ा एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब मौजूद हैं आपके साथ। और आज भी हम कोशिश करेंगे कि पिछले एक हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं, खसूसन हालिया दिनों में पाकिस्तान की मईशत और पॉलिसी के हवाले से उस पर थोड़ी गुफ्तगू की जाए और हारून साहब से उनकी राय भी ली जाए और कोई सवालात जो हैं वो भी ऐसे उनसे पूछे जाएं जो कि यकीनन आपके भी जहन में होंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसने 1 लाख इंडेक्स का जो वो होता है एक नफसियाती लिमिट उसको क्रॉस कर दिया है और ये बढ़े जा रही है। अब देखना यह है कि क्या स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की मईशत को रिप्रेजेंट करती है या चंद बिजनेस हाउसेस जो कि उसमें होते हैं या चंद खरीदार और सेलर्स वो उसमें शामिल होते हैं। ये जानेंगे हारून साहब से। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है पाकिस्तान में। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, कुछ कहते हैं नहीं है। और ये कि क्या स्टॉक मार्केट की ये सुपर जाने से क्या पाकिस्तान की मईशत और इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई असर पड़ेगा, ये भी जानेंगे। इसके अलावा एफबीआर ने माशाल्लाह फिर से अपना टारगेट जो है वो मिस किया है। 5 महीने का जो टारगेट था बड़ा उसके ऊपर ऐलानात हुए, लेकिन का जो रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर का उससे हवाले से ये कहा जा रहा है कि 356 अरब रुपए का जो है वो कलेक्ट नहीं कर सका एफबीआर। अब 356 अरब रुपए बहुत ज्यादा होते हैं वो अगर आप जमा करने लगे। और इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसके ऊपर लगता ही है कि यूरोप से तो पाबंदियां हट रही हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके क्या पीआईए बहाल हो सकती है और बहाल होने के लिए उसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। वेलकम बैक हारून भाई। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में जरा बात हो जाए। ये बताइए कि किस हद तक क्या ये स्टॉक मार्केट की इंक्रीज जो है ये माशी तरक्की का इंडिकेटर है या ये कुछ और है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं स्टॉक मार्केट का, हमने इसके बारे में काफ़ी बात की हुई है, लेकिन मैं कुछ थोड़ी और डिटेल में जाता हूं क्योंकि आज आपने ये मेन सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे है कि जनवरी 2023 में रजा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो था वो तकरीबन 40,000 था और 17 महीने के बाद 28 नवंबर को ये 1 लाख क्रॉस कर गया। यानी कि 17 महीने में ये 150% इंक्रीज हुआ है। राइट। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया 17 महीने पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो वो इस वक्त 2.5 लाख बन गए। सो वंडरफुल परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कुछ बताऊं कि जनवरी 2023 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि इसकी वैल्यू आप कह लें स्टॉक मार्केट की, वो 27 अरब डॉलर थी, जो बढ़ के 45 अरब डॉलर हो गई है। और शेयर्स की ट्रेडिंग जो थी वो 4p पे, मैंने आपको बताया था प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर एक शेयर जो है वो 1,000 रुपए का है तो वो ट्रेड हो रहा है 4,000 रुपए पे। वो कोई इतनी अच्छी ये पी नहीं है। मसलन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उधर $1,000 का शेयर जो है वो 25,000 पे ट्रेड हो रहा था, तो 25p। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी तकरीबन ये 20 से ऊपर ही है, तो ये हमारा सिर्फ 4 के ऊपर है।
तो ऑल्दो ये परफॉर्मेंस मतलब इसकी वैल्यूएशन इतनी अच्छी नहीं, लेकिन इसका मतलब अपसाइड बहुत है, इसमें इंप्रूव होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो वो 4p पे ट्रेड हो रहा था जनवरी 2023 में, जो कि अब 5 से 6 के ऊपर आ गया हुआ है। सो देयर इज अबाउट 20-25% इम्प्रूवमेंट इन दैट एज वेल। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और बड़ा फैक्ट है कि 2017 में, राइट, 2017 में हमारी एक्चुअली जो मार्केट कैप थी वो $100 बिलियन थी, राइट, जो कि कम होके 27 बिलियन पे आ गई थी जनवरी 2023 में। उसकी वजह ये थी कि 2017 के बाद डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम हो गई। 2017 में अगर $100 बिलियन थी, तो अभी हम 100,000 क्रॉस करने के बावजूद 45 अरब डॉलर पे पहुंचे। तो अभी बहुत लंबा रास्ता है इसको स्टॉक मार्केट को तय करना है ये, तो उसके ऊपर आगे बात करेंगे हम। अच्छा, फिर ये है कि मार्केट साइज जो है वो इन पिछले सालों में वो श्रिंक भी हुआ है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी मार्केट। तो बहुत सी कंपनीज जो हैं उन्होंने वो डीलिस्ट कर दिया अपने आप को, बहुत बड़ी, मसलन पार्क सुजुकी, यूनिलीवर वगैरह ने डीलिस्ट किया, और बहुत सी कंपनीज जो हैं उन्होंने बायबैक करना शुरू कर दिए शेयर। जो बड़ी कंपनीज हैं, लकी है, मेपल लीफ, एंग्रो वगैरह, उन्होंने शेयर्स बायबैक करना शुरू कर दिए, तो जिसकी वजह से ये मार्केट का साइज भी श्रिंक हुआ। तो ओवरऑल द पॉइंट इज के मार्केट की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है, मार्केट का साइज छोटा है, उसके बावजूद इसने अच्छी वैल्यूएशन की है। साइज छोटा इज अ नेगेटिव पॉइंट, वो बढ़ाने की जरूरत है, वो कैसे बढ़ाना है वो आगे बात करेंगे उसकी, लेकिन मार्केट की परफॉर्मेंस फैंटास्टिक। जी जी, थैंक यू। ये बड़ी अहम कॉन्टेक्स्ट आपने इसका दिया। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इस मार्केट में? हम हमारी ये भी अक्सर बात की जाती है, तो जरा इसके बारे में भी बताइए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अच्छा, ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक आपने अक्सर नाम सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टॉक मार्केट इज मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें ये बहुत लिक्विड होती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आती है, अगर अच्छी परफॉर्म कर रही हो, या जो उनके उनकी प्लान के अंदर इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर दे नीड द एबिलिटी टू टेक इट बैक एज वेल। सो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये लिक्विड होती है, और इसको ये इन्वेस्ट भी हो जाती है और फिर डी इन्वेस्ट भी हो जाती है, राइट। तो और दूसरी एफडीआई जो कि पक्की इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आपके मुल्क में आ रही है, वो आपकी इंडस्ट्री के अंदर लग रही है, वो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर लग रही है। सो वो एक दूसरी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2017 में जब हाईएस्ट इसकी वैल्यूएशन थी हमारी स्टॉक मार्केट की, $100 बिलियन के करीब, तो उसमें तकरीबन 10% जो था वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। अब हमारी मार्केट कैप जो है वो तकरीबन 45 अरब डॉलर की है, उसमें इट्स एक्चुअली वेरी लो इस वक्त, वो 5-6% के करीब है, $2 बिलियन के करीब। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मसला उनको ये है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि 45 अरब डॉलर की जो मार्केट है वो उनके पर्सपेक्टिव से बहुत छोटी मार्केट है। सो अब वो अगर एक $100 बिलियन का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है दुनिया के डिफरेंट जगहों के ऊपर, तो 45 अरब के अंदर तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ मार्केट फॉर देम। व्हाट वी नीड टू डू इज, अच्छी परफॉर्मेंस तो हम कर रहे हैं, हम उनकी अटेंशन टू अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें मार्केट का साइज इंक्रीज करने की जरूरत है। अब साइज कैसे इंक्रीज होगा? आपको हालात ऐसे क्रिएट करने हैं कि आपकी कंपनीज जो है वो आईपीओज हों, आपकी कंपनीज लिस्ट हों, लिस्टेड कंपनीज इंक्रीज हो, स्टॉक मार्केट के ऊपर आके अपने शेयर्स बेचें। एक बात। दूसरी बात, वो तो एनवायरनमेंट क्रिएट होते होते जो भी टाइम लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर आके और कंपनीज लिस्ट हो उसके ऊपर, लेकिन नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्राइवेटाइजिंग। सो प्राइवेटाइजेशन का जो है वो प्रोसेस, उसको तेज करना चाहिए, उसकी प्राइवेटाइजेशन की कंपनीज जो हैं उनको लिस्ट करना चाहिए इसके ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स हैं, जैसे यूबीएल और हबीब बैंक वगैरह, ये 10-12 साल पहले गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स फ्लोट और कर दिए थे मार्केट के ऊपर। तो इस तरह गवर्नमेंट की जो और कंपनीज हैं उसमें
गवर्नमेंट मीडिया मतलब स्टेट लाइफ वगैरह जो है इसको स्टॉक मार्केट के ऊपर उनको फ्लोट करना चाहिए। सो मार्केट का साइज जो है उसको बड़ा करने की अशद जरूरत है। तो अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, इसकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा। पाकिस्तान, हाँ जी, ये ऑल्दो यू नो वो FATF वगैरह की वजह से वो काफी कमरसम हो गई हुई है, लेकिन हैविंग सेड दैट जो उसका दूसरा साइड है कि कंट्रोल जो है मार्केट के ऊपर, और जो यू नो जो आप कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे कीनिया हो गया, जैसे नाइजीरिया है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जब इनके साथ कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको इन्वेस्टर्स बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो सारी चीजें अच्छी हैं, मसला ये है कि उसका साइज बड़ा स्मॉल है। हाँ जी, नहीं अच्छा। बस असल बात ये है ना कि वो एक्सपैंड किस तरह से हो, तभी उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी में रियलाइज होगा। तो बढ़ते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक FBR की तरफ। सो ये FBR का टारगेट भी मिस हो गया। बड़े उन्होंने एक्टिविटीज और बड़ी प्लान्स बनाए जी, पकड़ लेंगे धकड़ लेंगे जो क्या कहते हैं एरेंट किस्म के अफसरान या ऑफिशियल्स हैं, और ये फिर से टारगेट मिस हो गया। ये तो जाहिर बड़ा स्ट्रक्चरल मसला है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताइए, और ये कि आगे व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो मैं बता बता के मैंने तो सेनेट में जाके प्रेजेंट कर दिया वे फॉरवर्ड। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये कि 5 मंथ का टारगेट जो है, ये जो इस वक्त फिस्कल ईयर चल रहा है हमारा, जो कि जून 2025 में खत्म होगा, जुलाई 2024 में शुरू हुआ, सो 5 महीने इसके जो है, इसका टारगेट था 4.64 ट्रिलियन का था। FBR ने कलेक्ट किया 4.28 ट्रिलियन, तो 356 बिलियन की शॉर्टफॉल है इस वक्त। तो नवंबर अलोन जो है वो 5 महीने का 356 अरब का हुआ है डेफिसिट। नवंबर अकेले का 166 अरब का शॉर्टफॉल हुआ है। और मेजर शॉर्टफॉल जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स वगैरह उसके अंदर है। अच्छा, हमारी जो एक्चुअल टारगेट है पूरे साल को वो 13 ट्रिलियन रुपीस है। और वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 40% हमें ग्रो करना था। तो अभी हम 23% पे ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो रेवेन्यूज इकट्ठे हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 32.5 अरब रुपए का पैकेज FBR के लिए मंजूर किया है, जिसमें नई 1300 सीसी गाड़ियां और अप टू 4 मंथ्स की सैलरीज एज इंसेंटिव FBR ऑफिशियल्स को, उसमें नई इक्विपमेंट वगैरह, लंबी लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 32.5 अरब रुपए की अप्रूव की। अब उसके बाद है कि जी मैकेंजी, आपको याद होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो हैं वो उन्होंने मैकेंजी को फंड किया कि FBR की किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की जाए वगैरह। तो उसका भी कोई फिलहाल इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। और भी आपको बताया था कि FBR की अपनी रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी प्रेजेंट की गई थी सितंबर के अंदर प्राइम मिनिस्टर को। सो बहरहाल ये सारा कुछ हुआ है। FBR ब्लेम कर रहे हैं जी कि ये तो टारगेट्स ही अनरियलिस्टिक है। हाँ जी। 5 महीने बाद उनको याद है कि टारगेट्स अनरियलिस्टिक है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनसे एग्री नहीं करती। तो बॉटम लाइन ये रजा कि IMF अब दिसंबर में आएंगे, वो परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, फिर देखेंगे कि मिनी बजट आना है कि नहीं आना। और अगर मिनी बजट आया तो फर्टिलाइजर, इंपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर, इन सबके ऊपर टैक्सेस लगेंगे। एंड कीप इन माइंड कि ये जो बजट हमारा इस दफा आया था उसके अंदर उन्होंने हर चीज के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा दिया हुआ है। जो आपको याद है, बच्चों का दूध, उसमें सब्जियां, स्टेशनरी, मेडिकल टेस्ट वगैरह, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया हुआ है। तो राइट। बात ये है, आप जितना मर्जी टैक्स लगाते जाए, जब तक आप उस मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे जिसने टैक्स इकट्ठा करना है, तब राइट। राइट। सॉल्व नहीं तो होगा। देखिए, लेकिन हारून भाई, मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो आपने बात कही है ना, बुनियादी तौर पर जो पहले भी हमने इसका कई बार जिक्र भी किया, और आपने तो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी दी टैक्स अथॉरिटी की, ये स्ट्रक्चरल मसला जब तक उसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हो, अगली हो, आने वाली हो, वो उस वक्त तक ये मसला यूं ही रहेगा। पहली तो ये बात है। लेकिन दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है उसमें कहाँ कंसेंसस है हारून भाई?
ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना. You need some measure of consensus. पॉलिटिकल सेनेट हो, कौमी असेंबली हो, इस वक्त एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है. क्या ऐसा आप मुमकिन हो सकता है कि इस इतने अहम कौमी इशू को पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर इसके ऊपर फोकस किया जाए? इट इज अ वेरी, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर आवर इकोनॉमी. नहीं, वो तो आपने तो हिट द नेल ऑन द हेड. मैं तो ये हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि देखिए, हम सारी ये चीजें सब कुछ बात कर, मैंने तो इतना ज्यादा इसको एम्फोसाइज कर दिया कि वो जो मेरे, वो मैं कहता हूँ कि वो जो 14 पॉइंट्स हैं, जिनमें से 5 पॉइंट्स जिसमें पैसे भी ज्यादा नहीं लगे, वो जब तक नहीं होंगे कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता. वो सिविल सर्विस रिफॉर्म, पॉपुलेशन कंट्रोल, रीड्राइंग पाकिस्तान बजट, जुडिशल रिफॉर्म्स एंड लोकल गवर्नमेंट. मैं तो कहता हूँ ये पांचों भी कर लें, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के फिर हम ये बातें कर सकते हैं. रजा, बिल्कुल ये बिल्कुल तो जी. ये एक ऐसी अंडरस्टूड चीज है ना, इसके बारे में तो दूसरे मुल्कों में बात भी नहीं होती. बात ये है कि हम ये जो बातें कर रहे हैं, इट इज ऑन बेस्ड ऑन द प्रेमिस के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर वो फाख्ताएं जो हैं वो इस बाग में नहीं आनी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होनी. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये तो आपने फाख्ता का मेटाफर इस्तेमाल किया. सोने की फाख्ता हम तो चाहते हैं ना, आए जरा उसके ऊपर कोई लगे हो कोई डायमंड्स और सोना और डॉलर्स. तो बहरहाल ये तो बड़ी अफसोस की बात है ना. देखें, यही तो प्रॉब्लम होता है कि अच्छे खासे प्लान्स जो होते हैं पाकिस्तान में, कमी नहीं है उनकी. आपने खुद उसके ऊपर इतनी कई सालों से लगे हुए हैं और कई तजावीज आपने मुरतब किए. कुछ तो हमने यहाँ पे कोई 5-6 अहम अमूर के ऊपर नाजरीन को पेश भी किए. नाजरीन, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस में देखें. हमने एफबीआर के हवाले से बात की है, आईटी के हवाले से बात की है, ज़राअत के हवाले से बात की है, क्या उसको बोलते हैं, ओवरऑल सिविल सर्विस रिफॉर्म के हवाले से बात की है. सारे आपको मिलेंगे. बहुत सारे जो है मौजूआत के ऊपर सॉल्यूशंस मौजूद हैं. बस वो यही यही बात है, स्टेबिलिटी वाला मसला है. तो बढ़ते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ, जिसकी आपको पता है कि एक वो हमेशा खबरों में रहती है, मोस्टली तो नेगेटिव होती है. अब खुदा का शुक्र है कि यूरोप में लग रहा है कि फाइनली पाबंदी हट रही है. यूके ने अभी भी इसको नहीं किया, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है जराए से कि वो भी चंद दिनों में हो जाएगा. ये कितनी अहम डेवलपमेंट है? सबसे पहले तो ये बताइए हारून भाई, और इससे क्या पीआईए की फाइनेंशियल हालत कोई बेहतर होगी? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो ठप हो गया प्रोग्राम. वो तो लगता है कोई ना खरीदने को तैयार है, ना कोई लेने को उसको तैयार है. तो वो तो गया काम. जी. देखिए, ये अच्छी न्यूज़ है. इट्स वेरी गुड न्यूज़. इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. एंड जाहिर है, अगर यूरोपियन सेफ्टी एसोसिएशन जो है, अगर उन्होंने और यूरोपियन कमीशन ने अगर इजाज़त दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत इम्प्रूव किया है कंपेयर टू ये 5 साल पहले जब ये बैन लगा था, 4-5 साल पहले. तो इसके लिए तो उनको कमेंट करना चाहिए. अब आ जाए पीआईए के ऊपर. पीआईए के आप यूरोपियन राउट्स वगैरह खोल देंगे तो वो पीआईए तो क्लेम कर रहे हैं कि जी ये बड़े प्रॉफिटेबल राउट्स हैं और इससे हम पता नहीं कितने $143 मिलियन की हमारी सेल बढ़ जाएगी या समथिंग लाइक दैट. सम फिगर्स विच पता नहीं कहाँ से ये लाते हैं फिगर्स को वेरीफाई करने की जरूरत है. बट द पॉइंट इज कि ये आपकी एयरलाइन जो है वो 40 से 70 अरब रुपया हर साल लूज कर रही है. करेक्ट. सो बेस्ट केस सिनेरियो 40 अरब रुपया साल का लूज कर रही है. इसके 750-800 अरब रुपए के इसके लाइबिलिटीज हैं, लोन्स लिए हुए हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट जाता है. वो निगोशिएट करके 12% के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया था. सो चलें, 12% इंटरेस्ट जा रहा है. अब इस पे हमने डिटेल में पहले भी बात की थी कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है एक एयरलाइन चलाना. ये बड़ी अच्छी बात है राउट्स खुल गए हैं, क्योंकि पीआईए की 4 चीजें हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है. एक उसकी रियल एस्टेट है, इसके ऑफिसेज वगैरह लाहौर, कराची वगैरह में आप देखें बड़ी प्राइम जगहों के ऊपर. दूसरा इसके होटल्स हैं.
तीसरा इसकी जो प्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स, वो भी मेरे ख्याल से 13-14 प्लेन्स हैं, खस्ता हाल। और चौथा है इसके राउट्स। अब ये दिस इज अ वेरी कहते हैं वैल्यूएबल एसेट दैट पीआई हैज, इसके राउट्स जो हैं। तो यूरोपियन राउट्स अगर खुल गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इट मेक्स द एयरलाइन मोर मार्केटेबल। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से तो अब उनको चाहिए ये कि पीआई को प्रॉपरली ये जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी इनका, ये 6-7 इन्वेस्टर आए हैं और उन्होंने 85 बिलियन रुपीस मांगे थे, और वो जो भी प्राइस लगी थी उसको, वो उससे सीखें। इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें सीरियसली, अपनी सीरियसनेस दिखाएं मार्केट को, एंड दोबारा से बिड्स जो है वो इनवाइट करें। और ये बहुत तेजी से करने की जरूरत है। और बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी थी वो पिछले दिनों, ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई थी कि अगर वही लोग जिन्होंने बिड की थी, अगर वही आपस में कोई कंसोर्शियम बना दें तो गवर्नमेंट जो है वो उनको फैसिलिटेट करने को तैयार है। अब वो मैंने सुना है रजा एक और कि जी वो कराची चेंबर वाले जो हैं वो 4-5 बिजनेसमैन इकट्ठे होकर वो एयर कराची बनाना, उन्होंने वो एयर सियाल का सुना है, और वो पंजाब वालों ने कहा हम खरीद रहे हैं, केपी वालों ने कहा हम खरीद रहे हैं, वो पंजाब एयर बनेगी, वो कराची के बिजनेसमैन भी बीच में लाइन में लगे। मतलब सेंसलेस ना, कुछ समझ नहीं आती है। एक बस हर बंदा ना अपनी वो एक टेलीविजन के ऊपर रिकग्निशन चाह रहे हैं, व्हाटएवर। द पॉइंट इज कि जो सीरियस बिजनेसमैन है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वो इकट्ठे होकर एक कंसोर्शियम बनाएं, उसको सीरियसली बिड करें और गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। ये बेहतरीन हल है इसका। राइट। इररिस्पेक्टिव, आई थिंक प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स उनको वापस इसको प्राइवेटाइजेशन टेबल पे लाना चाहिए और दोबारा से बिड्स इनवाइट करनी चाहिए आफ्टर एड्रेसिंग द सीरियस एंड वैलिड कंसर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। राइट, बिल्कुल। ये जो रूट्स की आपने बात की है, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये बड़े वैल्यूएबल हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हारून भाई, प्राइवेटाइजेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि पीआईए को थोड़े से इसके मामला ठीक नहीं करेगा। कौन खरीदेगा इस हालत में? कोई समझदार बिजनेसमैन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देख के करेगा ना। और यहाँ तो एसेट्स ले सारे, वो सब कुछ ट्रांसफर करे, फिर ही बनेगी ये प्रॉफिटेबल बात। बाहर कैफ, ये पीआईए मेरे तो ख्याल से एक अलामत है पाकिस्तान की डिसफंक्शनल गवर्नेंस की और डिसफंक्शनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, दोनों की। जो सारे बाकी अर्जे लाहक है पाकिस्तानी सिस्टम को, वो आपको पीआईए में उसका एक मिनीचर मॉडल मिलता है। बहरहाल आज के लिए हमारे जो मौजूआत थे वो यही है, और नाजरीन से और आपसे इजाजत लेंगे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो में पसंद आए तो उसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सवाब हासिल करना है, और कमेंट्स भी दें, अपने सवालात भी भेजें, और टॉपिक्स जिनके ऊपर आप चाहते हैं हम डिस्कशन करेंगे आने वाले हफ्तों में, वो भी सजेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि इन मामलात को भी लाएं। हम अगले आने वाले हफ्तों में बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में क्यों पीछे रह गया अपने नेबर्स से, चीन और हिंदुस्तान से और दीगर ममालिक से, साउथ कोरिया से। इन मौजूआत के ऊपर भी हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मजीद जो है मालूमात भी दें और कुछ एनालिसिस भी दें। इसके साथ ही खुदा हाफिज एंड थैंक यू।